मैं देवेंद्र कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर। अपने इस यूट्यूब चैनल में आप बीए तृतीय वर्ष के अंतर्गत अध्ययन करने वाले हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता ही है, हम अपने इस वीडियो चैनल के अंतर्गत बीए तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य द्वितीय पत्र के अंतर्गत जो पुस्तक विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम में निर्धारित की है, जयशंकर प्रसाद की ध्रुव स्वामिनी, उसका आलोचनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। उसी क्रम में आज इस वीडियो में हम पृष्ठ संख्या 28 और 29 से संबंधित जो अंश हैं उनका व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व की वीडियो में मैंने शकराज और कोमा के बीच जो वार्तालाप है, उस वार्तालाप के बारे में आपको बताया था कि शकराज की जो प्रेमिका है कोमा, जो उनके आचार्य मिहिरदेव हैं, उनकी पालिता पुत्री है, वो पालिता पुत्री शकराज से बेहद प्रेम करती है। उसका जो प्रेम है वह निश्चल है और अपनी उस प्रेम अनुभूति में वह हमेशा अच्छा और भलाई सोचती है। लेकिन शकराज जो हैं वो एक राजनीतिक पुरुष हैं और उनके लिए एक स्त्री से प्रेम किया जाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण राजनीति है। अपने वार्तालाप के अंतिम जो पिछले वीडियो में अंतिम जो बातें हुई, उसमें कोमा द्वारा कुछ इस तरह की बातें की गईं जिससे शकराज उन्हें दार्शनिक मानने लगा कि आप दर्शन की सी बातें कर रही हों। आज हम इस वीडियो में उससे आगे के जो अंश हैं उन पर चर्चा करेंगे। शकराज अव्यवस्थित होकर, अच्छा तुम इतनी अनुभूतिमयी हो यह मैं आज जान सका। कोमा, राजा तुम्हारी स्नेह सूचनाओं की सहज प्रसन्नता और मधुर आलापों ने जिस दिन मन के नीरस और नीरव शून्य में संगीत की, वसंत की और मकरंद की सृष्टि की थी, उसी दिन से मैं अनुभूतिमयी बन गई हूँ। क्या यह मेरा भ्रम था? कह दो वह तेरी भूल थी। जब प्रेम हृदय में जागता है तो निश्चय ही जीवन के प्रति एक आस्थावाद और एक जुड़ाव पैदा करता है, एक सकारात्मक सोच पैदा करता है और मनुष्य को अनुभूतिमयी बनाता है। कहीं ना कहीं शकराज का जो प्रेम है, उस प्रेम के कारण ही कोमा के हृदय में ये अनुभूतियाँ प्रकट हुई हैं। लेकिन जब शकराज ने इस तरह की बातें की तो उन्होंने शकराज से पूछा कि ये आप मुझसे कह रहे हो कि मैं अनुभूतिमयी हूँ। मैं अनुभूतिमयी आपके द्वारा किए गए प्रेम के कारण हूँ, और यदि ये मेरा भ्रम है तो क्या मैं प्रेम करना छोड़ दूँ? उत्तेजित कोमा सिर उठाकर राजा से आंखें मिलाती है। शकराज संकोच से, नहीं कोमा, वह भ्रम नहीं था, मैं सचमुच तुम्हें प्यार करता हूँ। कोमा, उसी तरह? तब भी यह बात? शकराज, शशंक, कौन सी बात? कोमा, वही जो आज होने जा रही है। मेरे राजा, आज तुम एक स्त्री को अपने पति से विच्छिन्न कराकर अपने गर्व की तृप्ति के लिए कैसा अनर्थ कर रहे हो। यहाँ कोमा ने जो ध्रुव स्वामिनी है, उस ध्रुव स्वामिनी के प्रसंग की ओर ध्यान आकृष्ट किया है कि ध्रुव स्वामिनी को बलात्
एक संधि प्रस्ताव के वेश में और रामगुप्त से विच्छिन्न कराकर आज शकराज ने बुलाया है। एक उपहार की वस्तु जानकर, स्त्री को एक उपहार स्वरूप जानकर यहाँ बुलाया है। तो क्या ये अच्छी बात नहीं है? नहीं, ये वास्तव में एक अच्छी बात नहीं है। शकराज हंसकर बात उड़ाते हुए, पगली कोमा, यह मेरी राजनीति का प्रतिशोध है। कौमा दृढ़ता, किंतु राजनीति का प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता? क्या एक स्त्री ही राजनीति के मध्य आने वाली वस्तु है? एक सजीव प्राणी जिसके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के मनोभाव होते हैं, उसकी अपनी नैतिकता होती है। उस समस्त नैतिकता को त्याग कर आप केवल राजनीति को पूरा करने के लिए या राजनीति को सौदेश्य बनाने के लिए और उसे इस तरह से पददलित कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। शकराज, जो विषय समझ ना आए उस पर विवाद ना करो। कोमा खिन्न होकर, मैं क्यों ना करूं? ठहर कर, किंतु नहीं, मुझे विवाद करने का अधिकार नहीं, यह मैं समझ गई। दुखी होकर जाना चाहती है। दूसरी ओर मिहिरदेव का प्रवेश, हाथ में लंबा त्रिशूल, घुटने तक परिच्छद और छाती तक सफ़ेद दाढ़ी। शकराज सब भ्रम से खड़े होकर, धर्म पूज्य, मैं वंदना करता हूँ। मिहिरदेव, कल्याण हो। कोमा के सिर पर हाथ रखकर, बेटी, मैं तुमको ही देखने चला आया, तो उदास क्यों है? शकराज की ओर गूढ़ दृष्टि से देखने लगता है। शकराज, आचार्य रामगुप्त का दर्प दलन करने के लिए मैंने ध्रुव स्वामी को उपहार में भेजने की आज्ञा दी थी। आज रामगुप्त की रानी मेरे दुर्ग में आई है। कोमा को इसमें आपत्ति है। अपनी पुत्री के चेहरे पर विषाद को देख करके उनके पालिता जो पिता हैं, उन्होंने शकराज से पूछा, क्या बात है भाई, ऐसे क्यों हो रही हो? तो शकराज ने बताया कि ध्रुव स्वामी को मैं चाहता था कि किसी भी तरीके से इस रामगुप्त का जो अभिमान है वो खत्म हो जाए, और इसीलिए मैंने आज उसकी पत्नी को उपहार स्वरूप प्राप्त करने के लिए आज्ञा दी, और आज उस आज्ञा का पूर्ण हो चुकी है वह आज्ञा। लेकिन इस सारे कार्य में कोमा को आपत्ति है। मिहिरदेव गंभीरता से, ऐसे कामों में तो आपत्ति होनी ही चाहिए। राजन, स्त्री का सम्मान नष्ट करके तुम जो भयानक अपराध करोगे उसका फल क्या अच्छा होगा? और भी यह अपनी भावी पत्नी के प्रति तुम्हारा अत्याचार होगा। क्योंकि मिहिरदेव ये समझते हैं कि कोमा जो है वह शकराज की केवल प्रेम का ही नहीं, उनकी भविष्य में पत्नी भी बनने वाली हैं। तो इस तरह से किसी एक स्त्री का तो आप सम्मान नष्ट कर रहे हो, और दूसरी ओर आप उस स्त्री के सामने उस नारी का सम्मान नष्ट कर रहे हो जो आपकी भविष्य में पत्नी होने वाली है। तो ये अच्छी बात नहीं है। शकराज क्षोभ से, भावी पत्नी? मिहिरदेव, अरे क्या तुम इस क्षणिक सफलता से प्रमत्त हो जाओगे? क्या तुमने अपने आचार्य को प्रतिपालिता कुमारी के साथ स्नेह का संबंध स्थापित नहीं किया है? क्या इसमें भी संदेह है? राजा, स्त्रियों का स्नेह विश्वास भंग कर देना कोमल तंतु को तोड़ने से भी सहज है, किंतु सावधान होकर उसके परिणाम को सोच लो। किसी नारी के सम्मान को श्रीहत करना ये अच्छी बात नहीं है। और वह आचार्य उसे चेतावनी देते हैं कि यदि तुम इस तरह की गलती करोगे तो निश्चय ही आगे चलकर तुम्हें इसका भयानक परिणाम भोगना पड़ सकता है। क्योंकि स्त्रियों का जो विश्वास है और उसका जो प्रेम है वो एक बहुत ही नाजुक चीज़ है, और किसी भी नाजुक चीज़ को तोड़ देना ये अच्छी बात नहीं है। शकराज, मैं समझता हूँ आप मेरे राजनीतिक कामों में हस्तक्षेप ना करें तो अच्छा हो। शकराज अपने आचार्य को इस बात के लिए कहते हैं कि ये विषय उनकी राजनीति से संबंधित विषय है और उनका निजी विषय है। इस विषय पर वो अपना कोई सलाह मशवरा ना दें तो ही अच्छा है। मिहिरदेव, राजनीति ही मनुष्यों के लिए सब कुछ नहीं है।
जीवन केवल राजनीति से नहीं चलता। जीवन को चलाने के लिए अन्य बहुत सारे सिद्धांतों की आवश्यकता होती है, बहुत सारी नीतियों की आवश्यकता होती है, बहुत सारी मर्यादाओं की आवश्यकता होती है। राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ न धो बैठो, जिसका विश्व मानव के साथ व्यापक संबंध है। नीति नैतिकता को जन्म देती है, या नैतिकता से युक्त होकर ही नीतियाँ बनाई जाती हैं, ताकि ये समाज अपने विकास को प्राप्त कर सके और मनुष्य का जो जीवन है वो सहूलियत भरा रहे, विश्वासपूर्ण रहे। राजनीति की साधारण छलनाओं से सफलता प्राप्त करके क्षण भर के लिए तुम अपने को चतुर समझने की भूल कर सकते हो, परंतु इस भीषण संसार में एक प्रेम करने वाले हृदय को खो देना सबसे बड़ी हानि है। साथ ही वो इस बात के लिए समझाते हैं कि ये जो तुम कर रहे हो कि राजनीति के अंदर तुम बड़ी छोटी छोटी सी जो छलनाएँ हैं, अर्थात छलपूर्वक जो तुम्हारे कार्य हैं, ये हो सकता है तुम्हें छोटी छोटी कुछ सफलताएं दिला दें, लेकिन इन सफलताओं को प्राप्त करके यदि आप ये महसूस करते हो कि आप चतुर हो, सयाने हो, तो ये आपकी भूल है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा सफल हो जाओ। दूसरा, संसार में एक ऐसे व्यक्ति जो आपको प्रेम करता है, आपका विश्वास प्रिय है, उस व्यक्ति को यदि आप खो रहे हो तो ये आपकी सबसे बड़ी हानि है। इसलिए हे राजन, इस तरह का कार्य ना करें। शकराज, दो प्यार करने वाले हृदयों के बीच में स्वर्गीय ज्योति का निवास है। क्योंकि एक पवित्र जो ज्ञान है या पवित्र जो ज्योति है, प्रकाश है, वो दो प्यार करने वाले हृदयों के बीच में होता है। और इस तरह से उन दो प्यार करने वाले हृदयों के बीच में उस पवित्र प्रकाश को, पवित्र ज्योति को नष्ट करना, ये बहुत बड़ा अपराध है। तो इससे बचो शकराज। बस बहुत हो चुका, आपके महत्व की भी एक सीमा होगी। आप यहाँ से नहीं जाते हैं तो मैं ही चला जाता हूँ। और ऐसा कहकर वह चला जाता है। मिहिरदेव, चल कोमा, इन लोगों को लताओं, वृक्षों और चट्टानों से छाया और सहानुभूति मिलेगी। इस दुर्ग से बाहर चल। कोमा गदगद कंठ से पिताजी खड़ी रहती है। मिहिरदेव, बेटी हृदय को संभाल, कष्ट सहन करने के लिए प्रस्तुत हो जा। प्रताड़ना में बड़ा मोह होता है, उसे छोड़ने का मन नहीं करता कोमा। छल का बहिरंग सुंदर होता है। छल ऊपर से बड़ा ही आकर्षक होता है, लेकिन उसका जो असली रूप है वो अंदर छिपा होता है। विनीत और आकर्षक, पर वह दुखदाई और हृदय को भेदने के लिए ही होता है। इस बंधन को तोड़ डाल। कोमा से करूँ, तोड़ डालूँ पिताजी? मैंने जिसे अपने आंसुओं से सींचा, वही दुलार भरी वल्लरी। प्रेम मेरे आंखें बंद करने पर चलने में मेरे ही पैरों में उलझ गई है। जिससे उन्होंने प्रेम किया और उस प्रेम की एक लता जो फली फैली फूली, आज वही लता जो उसके लिए कभी अवलंब थी, आधार थी, सहारा थी, आज वही लता उसके लिए पैरों का बंधन हो गई है। दे दूँ एक झटका, उसकी हरी भरी पत्तियां कुचल जाएं और छिन्न होकर दूर में लौटने लगें, ना ऐसी कठोर आज्ञा ना दो। इस प्रकार की जो कठोर आज्ञा है वो मुझे ना दो कि मैं अपने प्रेम को भूल जाऊं। मिहिरदेव निश्वास लेकर आकाश की ओर देखते हुए, यहाँ तेरी भलाई होगी तो मैं चलने के लिए ना कहता। हम लोग अखरोट की छाया में बैठेंगे, झरनों के किनारे दाख के कुंजों में विश्राम करेंगे। जब नीले आकाश में मेघों के टुकड़े मानसरोवर जाने वाले हंसों का अभिनय करेंगे, तब तू अपनी तकली पर ऊन काटती हुई कहानी कहेगी और मैं सुनूंगा। एक दूसरा स्वप्न, एक आशा कहीं ना कहीं, जिसमें गांधीवाद के दर्शन है, गांधी दर्शन है। अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की एक प्रवृत्ति है और संसार के इस छल छद्म से दूर जाने की एक मानसिकता है। प्रसाद जी ने जब जब अवसर मिला है उन्हें, चाहे वो अपने नाटक हों, चाहे उनकी कविताएं हों और चाहे उनका महाकाव्य हो, वहाँ उन्होंने इस तरह के अवकाश में अपने उस दर्शन को स्पष्ट किया है कि वो गांधी दर्शन से
प्रभावित हैं। और साथ ही जब कष्ट या दुष्चक्र का चरम आ जाता है तो वो निश्चय ही इस संसार को जो उन्हें बाधित करता है अपने विकास में, उसको छोड़ने की बात कहते हैं और एक शांत और ऐसे स्थान पर जाने की बात करते हैं जहाँ पर प्रेम हो, छल ना हो। कोमा तो चलूँ चारों ओर देकर एक घड़ी के लिए मुझे। इस पूरे के पूरे अंश में शकराज, कोमा और मिहिरदेव के वार्तालाप के अंतर्गत जो प्रसाद जी का दृष्टिकोण रहा है कि किसी भी तरीके से स्त्री का सम्मान होना चाहिए, चाहे स्त्री अपनी हो और चाहे दूसरे की हो, स्त्री का पद सम्माननीय है। दूसरा, प्रेम की अपनी एक महानता और उदात्तता है और वे लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनसे कोई शाश्वत और सच्चा प्रेम करता है। इसीलिए वो शकराज को बार बार इस बात के लिए कह रहे हैं कि तुम इस छल छलनाओं को छोड़कर, प्रपंचों को छोड़कर, राजनीति के इस दुष्चक्र को छोड़कर और एक सामान्य व्यक्ति के समान, एक अच्छे न्यायप्रिय व्यक्ति के समान अपने धर्म का पालन करो। लेकिन जब शकराज इसके प्रति अपना नकारात्मक रुख रखता है तो फिर वो एक अलग दुनिया की ओर जाने का रुख करते हैं और ये दुनिया वो दुनिया है जहाँ वो विश्वास और प्रेम को कायम रखते हुए अपने आप को व्यस्त करना चाहते हैं। अपने इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही। इससे अगले अंश जो हैं वो हम जो दूसरे आगे आने वाले वीडियो हैं उनमें उन पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।